एक समाज में राजनीतिक हिस्सा ऐसा है जिसको हर मामले में कोई उमर खालिद चाहिए या कोई मुस्लिम नाम चाहिए या कोई क्रिश्चियन नाम चाहिए। सीबीआई की बात तो सीबीआई के लिए ऑर्डर 2012 में भी एक हुआ था, क्या हुआ उसका? लेकिन वो जो गुब्बारे फूटे वो लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन है। अच्छा, लोकतंत्र में आंदोलन होते रहने चाहिए, सरकारों को जवाबदेह रहना चाहिए। इसी तरह से परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में हाई कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई इंक्वायरी हुई थी 2012 में इसी झारखंड राज्य में, जेपीएससी 1 और 2 की। उसका क्या नतीजा निकला? अब तक सरकारों के खिलाफ लोगों को सड़क पे आना चाहिए, सड़कों को लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए गर्म रहना चाहिए। उनका अफर्मेटिव भी देखिए। जिसे जंतर मंतर पर पहुंचने में 15 दिन लग गए, रांची पहुंचने में 2 दिन भी नहीं। इसलिए जेनजी के इस आंदोलन से लोगों में डर खत्म हुआ है काफी हद तक। ये उसका अफर्मेटिव है। कल वो फेल हो जाएंगे तो फेल कहा जाएगा। तो सीबीआई हर चीज का हल नहीं है। अगर राज्य सरकार की एजेंसी जांच कर रही है, लोगों को पकड़ा है, जेल भेजा है, तो उसे काम करने दें। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ जो सरकार है उसने सभ्यता से आंदोलन का से बातचीत की, और करनी चाहिए, किसी भी सरकार को करनी चाहिए। आंदोलन समाज का प्रतिनिधित्व करता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा शासित शासन होता है, लेकिन लोकतंत्र और जनता के बीच में कई मिडिल मैन होते हैं। उसमें एक बड़ा मिडिल मैन मीडिया होता है और दूसरी भी संस्थाएं होती है, चुनाव आयोग होता है। अब तो चुनावी सर्वेक्षण भी हो रहे हैं। आज मिडिल मैनों की कमी नहीं है, तो आप कह सकते हैं हम दोनों वही उसी मिडिल मैन का हिस्सा है। लेकिन मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कुछ मिडिल मैन लोकतंत्र पर धब्बा लगाते हैं। सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए, सवाल विपक्ष से करते हैं। और कुछ मिडिल मैन ऐसे भी होते हैं जो सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं। पिछले 14-15 वर्षों से या 2 दशक से मीडिया की विश्वसनीयता कहां गई है उसकी चर्चा छोड़ दीजिए, भविष्य में कभी कर लेंगे। लेकिन उस तमाम घनाघोट के बीच में शीतल पीसी एक आवाज रहे हैं जो लगातार संतुलित तरीके से चीजों को सामने रखते रहे हैं। मैं दोनों ही तरह के घनाटोप की चर्चा कर रहा हूं। एक जो मोदी विरोधी है, दिन रात उन्हें मोदी का विरोध चाहिए, और एक जो मोदी समर्थक है। लेकिन इन दोनों से अलग यदि कोई एक स्वर ऐसा है जो बेहद ही तार्किक तरीके से, डॉक्यूमेंटल तरीके से, संतुलित तरीके से रखता रहा, तो हमारे शीतल सिंह जी हैं। तो शीतल जी, उन तमाम चीजों को जाने दिया जाए, क्योंकि वक्त कम है। राजधानी रांची आप पहुंचे हैं, तो ऐसे भी मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। आपने कहा एक प्रश्न के जवाब में कि मंत्री बनने पर क्वालिफिकेशन का निर्धारण होना चाहिए। अच्छी हो सकती है आपकी राय। मेरी संदेह महज इतना है कि इस देश को, और जहां मैं खड़ा हूं झारखंड को, पढ़े लिखे लोगों ने लूटा है। यदि पिछड़ों को 50 वर्षों तक आरक्षण नहीं मिला तो किसी अनपढ़ ने नहीं रुका था, यही पढ़े लिखे लोगों ने रुका। झारखंड मूवमेंट जो पूरा चला, ये अनपढ़ों ने चलाया। और देश के सबसे बड़े अनपढ़ जिन पर हम गर्व करते हैं, कबीरदास ने एक रास्ता दिखलाया था। तो क्या नहीं लगता है कि आपको सोचने की जरूरत है? नहीं, मैंने जो कहा उसको सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन का इशू है, और हम इस तरह से डिमार्केट नहीं कर सकते कि आप शिक्षा नहीं है तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों के पास शिक्षा नहीं है, या अशिक्षा है, या अर्ध शिक्षा है, या कुशिक्षा है। तो हम उनको डिमार्केट करके बाहर नहीं कर सकते सिस्टम से, तब तो लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा, वो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा। मैंने ये कहा। साथ ही ये कहा कि यदि उनमें से जो चुन के जाते हैं, उनमें से जब आप किसी को मंत्री बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है उस डिपार्टमेंट की, उस सब्जेक्ट की, तो ये ज्यादा अच्छी स्थिति है। ये कहा। दूसरी बात, क्योंकि आप रांची पहुंचे हैं, एक जेनजी आंदोलन दिल्ली में चला, वही जेनजी जहां सरकार पहली बार झुकती हुई नजर आई। कितनी झुकी उस पर भी मतभेद है, झुकती हुई नजर आई, लोगों का परसेप्शन यह है। लेकिन उसी जेनजी मूवमेंट से उमिर खालिद के चेहरे को दूर रखने की बात की जाए, है ना, और उसे एक मॉडल बताया गया। जब वही जेनजी झारखंड में पहुंचते हैं तो झारखंड के बारे में कहा जाता है, देखो दिल्ली का मॉडल, वहां तो तमाम तरह के बांग्लादेशी घुसपैठिया थे, ये थे, वो थे, और झारखंड का मूवमेंट अच्छा है। यानी यहाँ कोई उमर खालिद और उमर खालिद जैसे लोग नहीं है, यहाँ किसी की बिरयानी नहीं बट रही है। तो दिल्ली का जेनजी और झारखंड का जेनजी मूवमेंट जो है, मैं जानता हूं कि आप झारखंड को बहुत कम कवर किए हैं, बावजूद इसके आपके तक इंफॉर्मेशन की कमी नहीं रहती। नहीं, हमें मालूम है। देखिए, यहाँ के आंदोलन को बीजेपी विपक्ष में होने के नाते इस आंदोलन में वो भागीदार थी,
उसके संगठन जो है वो सब उसमें हिस्सेदार थे। रिफॉर्म मंच की बात कर रहे हैं आप? जो भी कह लीजिए उसको, बीजेपी तो ऑफिशियली उनके लोग अपना झंडा बिल्ले के साथ थे वहाँ, बहुत सारे वीडियोस हैं। तो वो जो मीडिया आया था जिसको आप लोग सही आलोचना करते हैं, वो उसी को कवर करने आया था और उसी के लिए कहानियां गढ़ रहा था। वरना झारखंड के आंदोलन के जो हमने डिटेल्स देखे हैं उसमें दोनों तरह के लोग थे, जो बीजेपी के साथ वाले थे वो भी और जो बीजेपी के साथ नहीं है वो भी, जिनको उमर खालिद के सवाल से कोई परहेज नहीं था। एक हिस्सा था जिसको था, क्योंकि वो उमर खालिद जैसों का ही सवाल हर चीज में लाना चाहता है। एक समाज में राजनीतिक हिस्सा ऐसा है जिसको हर मामले में कोई उमर खालिद चाहिए, या कोई मुस्लिम नाम चाहिए, या कोई क्रिश्चियन नाम चाहिए। तो वो हिस्सा वो अपना काम कर रहा था, वो ढूंढ रहा था, हम जानते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। वो मीडिया, वो जिसे पता नहीं मुझे कहने में कितनी हिचकिचाहट, लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, जिसे जंतर मंतर पर पहुंचने में 15 दिन लग गए, रांची पहुंचने में 2 दिन भी गया ही नहीं। वो तो रांची तो उसको लग रहा था कि वो जंतर मंतर का जवाब उससे पैदा कर देगा। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ जो सरकार है उसने सभ्यता से आंदोलन का से बातचीत की, और करनी चाहिए, किसी भी सरकार को करनी चाहिए। आंदोलन समाज का प्रतिनिधित्व करता है और आप उसके साथ अत्याचार नहीं कर सकते। और अच्छा हुआ कि वो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इतनी कठिनाइयों के बावजूद बात निपट गई। बात निपटी तो नहीं कही जा सकती क्योंकि पॉलिटिक्स अभी जारी है। जारी इसलिए है कि आपने जिसकी ओर इशारा किया कि भाजपा के लोग भी वहां मौजूद थे, उनके द्वारा पहले जो मांग की गई रद्द मतलब रद्द, और सरकार की ओर से कहा गया था कि 3 महीने का टाइम लेते हैं, जुडिशियल कमेटी का निर्माण करते हैं, जुडिशियल कमेटी की अनुशंसा को कोर्ट में रखते हैं और उसके बाद चीजें आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा रद्द का मतलब रद्द, और सीबीआई जांच जो प्रमुख मांग रही, सरकार ने रद्द कर दी। हाईकोर्ट में मामला फंस गया, हाईकोर्ट में स्टे कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेवार यदि कोई है तो राज्य सरकार है, सीएम हेमंत है। इसे किस रूप में लेते हैं? नहीं, वो तो ये सब कहेंगे ही। सीबीआई की बात तो सीबीआई के लिए ऑर्डर 2012 में भी एक हुआ था, क्या हुआ उसका? इसी तरह से परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में हाई कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई इंक्वायरी हुई थी 2012 में इसी झारखंड राज्य में, जेपीएससी 1 और 2 की। उसका क्या नतीजा निकला अब तक? तो सीबीआई हर चीज का हल नहीं है। अगर राज्य सरकार की एजेंसी जांच कर रही है, लोगों को पकड़ा है, जेल भेजा है, तो उसे काम करने दें। लेकिन सीबीआई कहते हैं तो सीबीआई से पूछा जाना चाहिए। जो ये सीबीआई का तर्क लाते हैं उनसे जो सरकार के प्रतिनिधि वो पूछे कि ये बताइए, हमको 2012 में आप आदेश दे के गए थे ना, कोर्ट के आदेश से दे के गए थे, आप तो नहीं दे रहे थे, क्या नतीजा आ गया? हल हो गया, ठीक हो गया? अब फिर वही सब हुआ है। तो वो सवाल है। एक तीसरा का लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा, जैन जी के बारे में मैं अक्सर मीडिया मैन को देखता हूं, बहुत आशान्वित हैं। उन्हें इसी तरह की आशा मैं देखता था अन्ना मूवमेंट के समय। कई आपके जैसे पत्रकार और पत्रकारिता छोड़कर पहुंच गए थे मैदान में, मैं भी चेंज कर दूंगा, है ना? पता नहीं आप में धुन सवार हुई थी कि नहीं हुई? हमारे मित्र आशुतोष तो उस पार्टी में भी चले गए थे, तो बाहर आए। हाँ, पर सारा गुब्बारा फूट गया। जेपी मूवमेंट का गुब्बारा फूटा, अन्ना मूवमेंट का गुब्बारा फूटा, तमाम मूवमेंट का गुब्बारा फूटा, हमारे बहुत सारे आंदोलनों के गुब्बारे फूट चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं जिस जेनजी की बात की जा रही है, ये कितना बड़ी क्रांति होगी? लेकिन वो जो गुब्बारे फूटे वो लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन है। अच्छा, लोकतंत्र में आंदोलन होते रहने चाहिए, सरकारों को जवाबदेह रहना चाहिए, सरकारों के खिलाफ लोगों को सड़क पे आना चाहिए, सड़कों को लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए गर्म रहना चाहिए। उनका अफर्मेटिव भी देखिए। तो इसलिए जेनजी के इस आंदोलन से लोगों में डर खत्म हुआ है काफी हद तक, ये उसका अफर्मेटिव है। कल वो फेल हो जाएंगे तो फेल कहा जाएगा। पर जेनजी ने तो यह तो सिखा दिया ना कि हम जैसे बूढ़े लोग का ये पाप है, हम जैसों का पाप है, बिल्कुल, जिसके कारण उन बच्चों को लड़ना पड़ रहा है। तो हम उनकी शाबाशी, शर्मिंदा किया, इसीलिए वो शाबाशी के पात्र है। तो हमें तो अपने पर शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे बच्चे को लड़ना। हमें शर्मिंदा तो किया ही उन्होंने, इसमें क्या शक? देखिए, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो संसाधनों से वंचित है। शिक्षा भी उसमें से एक संसाधन है। अशिक्षा है, कुशिक्षा है, अर्ध शिक्षा है। इसकी वजह से, और बहुत सारे तो हमारे उत्तर भारत में, मुझे एग्जैक्टली झारखंड का नहीं पता है लेकिन बिहार तक का तो मुझे पता है, सारी शुरुआती डिग्रियां जो है नकल वकल से मिल जाती हैं। बहुत से लोग एमए वगैरह भी करके आते हैं, लॉ वगैरह। हमारे यहाँ कई लोग
छोटे मोटे कामों के लिए इंटरव्यू देने, सब एडिटर वगैरह के लिए आते रहे हैं। कभी कभी मुझे भी सीनियर होने के नाते इंटरव्यू वगैरह में बैठने का मौका मिला है। बहुत से लोगों को देख के अचरज होता है कि वो डिग्री विग्री होती है लेकिन वो एक दरख्वास्त नहीं लिख पाते। तो उसकी वजह हम जानते हैं, चूंकि हम लोग तो रिपोर्टिंग करते रहे कि हम हर सीजन में, एग्जाम के सीजन में वो फोटो हम लोग लगाते हैं कि जब कैसे कैसे नकल कराने के क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो एक ऐसे समाज में हम एक बहुत बड़े हिस्से को लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी धारणा है वो अच्छी है। होना तो यही चाहिए कि कम से कम मंत्री बनते समय या बनाते समय जो भी जिम्मेदार है उनमें ये देखे जरूर कि वो उस चीज के साथ न्याय कर सकने की क्षमता रखते हैं कि नहीं, होना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर हम जिद करने लगेंगे तो एक बहुत बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन जो पहले ही खतरे में पड़ा हुआ है। अब एक आंकड़ा मैं आपको दूं जो आप वाले आंकड़े से और ज्यादा बड़ा और बहुत बुरा है। हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि 100 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो चाय के लिए इधर उधर देख रहे हैं, खरीद नहीं सकते, लेकिन 92% आपके मेंबर पार्लियामेंट करोड़पति लोग हैं। कुल 8% ऐसे हैं जो रिजर्वेशन की वजह से आदिवासी या दलित कोटे में से आते हैं, जो करोड़पति नहीं है। इनमें भी अब करोड़पति हो गए हैं, जो चुनाव लड़ने वाले तो सब करोड़पति ही हो गए सब जगह। लेकिन ये जो थोड़ा सा बचा, वरना 100% ये मामला जो है जनता के हाथ से जा चुका है पहले ही। उसमें अगर हम और बैरिकेड लगा दें और हाथ से चला जाएगा तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। पार्लियामेंट या असेंबली सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ये एक नुकसान हो जाएगा। ये थे हमारे साथ, और मैंने कहा था शुरू में कि चूंकि शीतल जी बहुत थक गए होंगे और चूंकि हमारे अतिथि हैं इस नाते हमारा दायित्व बनता है इनकी परेशान नहीं करें, और यही इनकी बेबाकी है, हमेशा बेबाक बोलते हैं, ना प्रो मोदी ना उसके एंटी मोदी। इनका बयान हमेशा से संतुलित रहा, वही कारण है आप जैसों के साथ मैं भी देखता रहा हूं। मैंने इनसे आज कहा आपने मेरा बहुत समय खराब किया है, इसलिए आज आपका 10 मिनट मैं भी खराब करूंगा। मैंने किया, लेकिन आपने सुना कि किस बेबाकी के साथ इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।